नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हमारी बात होने वाली है भारत के संविधान के एक नए सेशन की ओर। तो मेरे भाई, आज हम बात करेंगे हम लोग प्रियम्बल के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, तो आज हमारी बात होगी भारत के संविधान की प्रस्तावना पर, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो चलिए, समय को गवाए बगैर हम अपने भारत के संविधान के उद्देशिका को देखते हैं, यानी कि प्रस्तावना को देखते हैं, और उसके साथ साथ प्रस्तावना से संबंधित जितने भी पी बाई क्यू आए हुए हैं, पी बाई क्यू जितने भी आए हुए हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने प्रियम्बल की तरफ। तो मेरे भाई, आइए देखते हैं हमारा प्रियम्बल क्या कहता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहे हैं मेरे भाई, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी बात प्रस्तावना के ऊपर होने वाली है। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई। तो ये जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा संविधान का कुंजी कहलाता है। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं मेरे भाई, या फिर इसको आप कह सकते हैं संविधान का आत्मा भी इसको कहा जाता है। संविधान की कुंजी या संविधान का आत्मा। ठीक है, तो आइए इन सबको हम लोग देखते हैं। संविधान का प्रस्तावना हमें क्या बताता है मेरे भाई, हम संविधान के प्रस्तावना की ओर बात करते हैं। तो चलते हैं। तो मेरे भाई, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, इसको यूएसए के संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित है। यूएसए के संविधान के प्रस्तावना से हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है, और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना से लिया गया है। फिर समझ लीजिएगा, हमारा जो संविधान है यूएसए के संविधान से प्रेरित है, यानी कि यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान के अंदर प्रस्तावना की बातें कही है, और इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिखित प्रस्तावना की भाषा से लिया गया है। तो वही बातें हैं, ये जो हमारा प्रस्तावना है ये यूएसए की प्रस्तावना से प्रेरित है, और इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रेरित है यूएसए के संविधान से। ठीक है, और इस प्रस्तावना को मेरे भाई कानूनी रूप से ये परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कहने का मतलब ये कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है। कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है मेरे भाई, ये कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब कि इसको कानून बनाकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बात इसमें यह है कि ये जो हमारा प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है मेरे भाई। संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है मेरे भाई, अब रही बात प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को कब जोड़ा गया है, यानी कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि कहने का मतलब कि जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन हमारे संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था मेरे भाई। तो यही बात यह है कि जो प्रस्तावना है, इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था संविधान के अंदर, 26 नवंबर 1949 को। तो ये ही थोड़ी बहुत प्रस्तावना के बारे में जानकारी, कि प्रस्तावना को जो है हमारे देश का प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना, वो किस संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित है, उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, उसको कानूनी रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और इसी संविधान को हम लोग, इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, और इसको संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। तो आइए देखते हैं हमारा जो प्रस्तावना है वो क्या है। तो प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी बातें हो गई, तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे भाई, आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना के ऑब्जेक्टिव को। तो प्रस्तावना का जो प्रारंभ होता है मेरे भाई, हम भारत के लोगों के वाक्यांश से इसको प्रारंभ किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना का जो प्रारंभ है वो किस वाक्यांश से होता है। तो मेरे भाई, प्रस्तावना का जो प्रारंभ होता है वो हम भारत के लोगों से होता है, यानी कि संविधान के अंदर भारत के लोगों को महत्वपूर्ण प्रायोरिटी दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो प्रस्तावना यानी कि इसे उद्देशिका कहते हैं, और इसका प्रारंभ होता है हम भारत के लोग।
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसी को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है मेरे भाई, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि आप देख रहे हैं कि न्याय 3 प्रकार का इसके अंदर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता यहाँ पर हमें 4-5 प्रकार से दी गई है मेरे भाई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। इसका मतलब कि इसको संविधान का एक अंग बना दिया गया। और इस प्रस्तावना के अंदर यहाँ पर जो बातें कही गई है कि हमारा जो भारत है वो क्या है, हमारा भारत प्रभुत्व संपन्न है, ठीक ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब होता है मेरे भाई, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अब भारत जो है वो किसी भी देश का गुलाम नहीं है, यानी कि भारत के ऊपर किसी भी देश का अब कोई कब्जा नहीं है, भारत स्वतंत्र है। यानी कि वो अपने देश को चलाने के लिए नियम कानून खुद बनाएगा, ये बाकी किसी भी देशों से क्या है, स्वतंत्र है, यानी ये किसी देश के अधीन नहीं है। ये अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या करता है, अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक, तो ये रही हमारी प्रस्तावना कुछ बातें। और इसके अंदर मेरे भाई, इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर अखंडता शब्द और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो धार्मिक और सामाजिक, ये 3 शब्द को, इन 3 शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। खैर इन सब की बातें हम अभी करने वाले हैं। फिलहाल में मैं आपको इस प्रस्तावना को इस तरीके से दिखा दिया ताकि आपको पता चले कि प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें कही गई है। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित और क्या क्या बातें हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि जो भारत है वो किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, यानी कि जो भारत है वो अब स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी भी देश का अब कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि अब ये किसी भी देश का औपनिवेशिक नहीं है, ये स्वतंत्र हो चुका है। भारत को स्वयं पर शासन करने और कानून बनाने का अधिकार हो गया है। भारत को अपने ऊपर, ठीक है ना, शासन करने, यानी कि अपने यानी भारत के ऊपर शासन करने और कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो गया। संप्रभुता जो है वो वैश्विक मंच पर भारत की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का एक मूलभूत पहचान है। यानी कि प्रभुता जो शब्द लगाया गया है, संप्रभुता, ये वैश्विक स्तर पर, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने, यानी कि इंटरनेशनल स्तर के ऊपर ये भारत की एक पहचान बन गई है कि भारत जो है वो अब किसी भी देश का औपनिवेश नहीं रह गया है। संप्रभुता का मतलब ये हुआ। संप्रभुता शब्द ही इंटरनेशनल लेवल पर यह बताती है कि भारत अब किसी भी देश का औपनिवेशिक नहीं है, वो स्वतंत्र है। अगला पॉइंट इसमें मैंने जोड़ रखा है कि जो भारत है वो विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, संप्रभुता का मतलब ये भी है कि जो भारत है वो किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो भारत है वो अपने किसी भी राज्य के पक्ष में
अपने क्षेत्र का हिस्सा दे सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत स्वतंत्र है, वो किसी भी देश के ऊपर कब्जा कर सकता है, या फिर भारत जो है अपने क्षेत्र का कुछ भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा वो किसी दूसरे राज्य को भी दे सकता है। इसके लिए स्वतंत्र है। इसके लिए वो क्या है कि अब इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको संप्रभुता का मतलब समझ में आ गया। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है समाजवादी शब्द। अब इस समाजवादी शब्द को मेरे भाई ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया है संविधान के अंदर। समाजवादी शब्द को, समाजवादी शब्द का मतलब है कि जब भारत जो है उस सबको एक साथ लेके चलेगा, यानी कि भारत के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करेगा। समाजवादी का मतलब यही है कि जब भारत है उसके अंदर जो अर्थव्यवस्था काम करेगी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था काम करेगी, यानी कि उसके अंदर जो निजी अर्थव्यवस्था और उसके बाद हमारा सार्वजनिक अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर काम करेंगी, तब जाकर इसको समाजवादी कहा जाएगा। तो समाजवादी का मतलब समझ में है। समाजवादी का मतलब है कि भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, निजी तथा सार्वजनिक दोनों मिलकर काम करते हैं। और समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे इस प्रस्तावना के अंदर रखा गया है। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है मेरे भाई। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत देश का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत देश जो है वो सभी धर्मों को एक समान रूप से क्या करेगा, सम्मान करेगा। ठीक, ये है पंथ निरपेक्ष का मतलब। कहा गया कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा तथा उसका समर्थन करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। तो ये है पंथ निरपेक्ष का मतलब, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को एक समान रूप से सम्मान करता है, उसका समर्थन करता है, उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि इस देश के अंदर अब क्या है, हम स्वतंत्र है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। यानी कि भारत जो है वो नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासित होगा। भारत जो है वो क्या है, नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासित होगा। ये किसी राजा के अंडर में, उसके राजा के राजतंत्र से नहीं चलेगा। यहाँ पर कोई राजवंश का शासन नहीं होगा। यहाँ पर जो शासन होगा और नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होगा। ठीक है मेरे भाई, ये है लोकतंत्र का मतलब। अब उसी में एक शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? अब लोकतंत्र के द्वारा जो प्रतिनिधि नागरिकों के द्वारा, लोकतंत्र के अंदर जो प्रतिनिधि नागरिकों के द्वारा निर्वाचित होंगे, चयनित होंगे, और जो हमारे ऊपर शासन करने आएंगे, वो जो शासन करेंगे वो एक नियम कानून के द्वारा शासन करेंगे। वो जो नियम कानून है वो किसी एक किताब में लिख कर रखा गया है। उस किताब को हम संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान के नियम कानून के द्वारा हमारा देश अब चलेगा। अगर कोई हमारे ऊपर शासन भी करेगा तो अपने मन मर्जी से कोई भी हमारे ऊपर कानून थोप नहीं सकता है। वो वही कानून लाएगा जो हमारे संविधान में जिसका जिक्र किया जाएगा। गणतंत्र का मतलब ये है। गणतंत्र का मतलब कि हमारा अपना खुद का संविधान है, हम संविधान के नियमों के द्वारा ही शासित होंगे, भले ही शासन हमारे ऊपर हमारा निर्वाचित प्रतिनिधि क्यों ना करे। अगर वो शासन कर भी रहा है तो वो जो भी नियम कानून बनाएगा वो सभी के सभी संविधान में वर्णित होने चाहिए। आई होप आपको गणतंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, और गणतंत्र के अंदर ही जो राज्य का मुखिया होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, और भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का निर्वाचित प्रमुख माना जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति को
देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। इस बात को आप समझिएगा, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है किसी भी गणतंत्र देश के लिए। यहाँ पर राज्य शब्द लगा है तो इसका मतलब आप किसी राज्य से नहीं मेरे भाई, राज्य शब्द इंटरनेशनल लेवल पर देश को राज्य कहा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई, देश को राज्य कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बात की जा रही है कि या किसी भी राज्य का जो राष्ट्रपति होता है उस राज्य का प्रमुख निर्वाचित सदस्य होता है, वो मुखिया होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे भाई अब बात होता है न्याय। न्याय शब्द है। अब न्याय हमने बताया है कि अभी प्रस्तावना में न्याय हमें 3 प्रकार से मिला है। क्या चीज का न्याय मिला मुझे भाई? हमें जो न्याय मिला गया है, किन किन चीजों में मिला गया न्याय? एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिला है। तो यानी कि ये न्याय 3 तरीके से हमें प्रदान किया गया है। प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों में है, ठीक, 3 अलग अलग रूपों में है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। ये हमने सीरियल वाइज रख रखा है और क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए न्याय के बारे में बातें हो गया कि हमें 3 अलग अलग रूपों में न्याय मिला है, ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब बात करते हैं समानता की, इक्वलिटी की। समानता का मतलब है मेरे भाई, समाज के सभी वर्ग के लिए विशेष अधिकार नहीं होगा, हर वर्ग के लिए इक्वल नियम होंगे, हर वर्ग को समान अधिकार है, हर वर्ग के लिए समान नियम कानून है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम आदमी हो, संविधान की नज़र में सब एक समान है। यही है समानता का मतलब। यही कहा गया है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर एक वर्ग के लिए संविधान के नज़र में वो समान है। हर एक वर्ग संविधान की नज़र में क्या मेरे में समान है और उसको किसी भी विशेष प्रकार का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो उसको विशेष अधिकार है, मुस्लिम है तो विशेष अधिकार है, जैन है तो विशेष अधिकार, ऐसा कुछ नहीं। सभी वर्गों के लिए एक समान नियम कानून है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। समानता का मतलब ये है, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो समानता है इसके अंदर बिना किसी भेदभाव, ये जो समानता शब्द है वो राष्ट्र के लिए क्या करता है मेरे भाई? राष्ट्र को एकत्रित करने का भी एक काम करता है। कह रहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान करता है। समानता जो है वो बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ लेके चलता है और सबको एक समान अवसर प्रदान करता है, ठीक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं। अब राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक ना, राजनीतिक समानता की बात करते हैं। तो राजनीतिक समानता में हम बात करते हैं न्याय को मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है, ठीक है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता का मतलब ये है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वो कोई भी नियम कानून बनाकर वो हमारे समानता को कम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या है कि हमारे अधिकारों को, जो हमारे मुख्य अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया है और जो बचे कुछ चीज़ हैं उनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति क्या करे, इस अधिकार को हमसे छीन ना पाए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये जो राजनीतिक समानता है कि सबके लिए समान अवसर प्रदान हो, इसीलिए इसको इसमें जोड़कर इसको सुरक्षित कर दिया गया है, ठीक। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। राजनीतिक समानता समझ में आ गया, तो अब बात करते हैं हम लोग कुछ नोट की बातें, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किया गया है उसके दरमियान हमारे प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं मेरे भाई। तो हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव का मतलब कुछ उसमें ऐड किया गया है, जिसमें से हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है।
और अखंडता का मतलब होता है कि देश और सभी लोगों के साथ भाईचारे की भावना और भावनात्मक जुड़ाव होता है, ठीक ना। यानी कि देश तथा देश में रहने वाले हर एक नागरिकों के बीच में भाईचारे की भावना रखना, ठीक ना, और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहना ही है हमारा अखंडता का मतलब। यानी कि बोला जाता है भारत एक अखंड है, इसका मतलब कि भारत के अंदर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक। अखंडता जो है वह राष्ट्र में एकता और गरिमा को बढ़ाने में मदद करता है। अखंडता जो है राष्ट्र की एकता और उसकी गरिमा को बढ़ाने में क्या करता है मेरे भाई, मदद करता है। इस बात को भी आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने P/Q की ओर, देखते हैं कि P/Q में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो मेरे भाई ये सभी के सभी क्वेश्चन केवल और केवल प्रस्तावना के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने हर एक सेक्शन को पढ़ाया है और उसके बाद उससे जुड़े हुए P/Q को मैंने लेकर आया है, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरीके से पढ़ाना आपको पसंद आ रहा होगा कि सर संविधान को आप सेक्शन वाइज पढ़ा रहे हैं और उस सेक्शन से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितने P/Q हैं वो सबको भी हम करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक सेक्शन से जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते वो सभी एक साथ आपको मिल जाए, ठीक। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभुता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि संप्रभुता का मतलब आपसे पूछा है इन 4 ऑप्शन के माध्यम से। इन चारों ऑप्शन में संप्रभुता का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि इसका मतलब यह है कि भारत किसी अन्य राष्ट्र का प्रभुत्व नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। दूसरा ऑप्शन है भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है और इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है किसी का। तीसरा ऑप्शन है भारत एक विदेशी क्षेत्र को ग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा दे सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये 4 ऑप्शन है और मैंने संप्रभुता का मतलब बताया है कि भारत अब किसी भी देश का औपनिवेशिक नहीं है, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी भी अन्य देश का कोई भी क्या है, अब कोई भी उसका क्या कहते हैं, अब उसके ऊपर किसी भी राज्य किसी भी देश का नियंत्रण नहीं, वो बाकी किसी बाहरी देशों के नियंत्रण से क्या ये मुक्त है। और मैंने यहाँ ही बताया है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में खुद कानून बनाएगा और वो खुद लागू करेगा, इसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। तो भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का संचालन स्वयं करने के लिए स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और तीसरा भी मैंने बताया है कि संप्रभुता का मतलब ये भी है कि जो हमारा भारत है वो किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा वो क्या कर सकता है, दे भी सकता है। इसलिए मेरा ऑप्शन तीनों सही हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे तीनों ऑप्शन सही है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो मेरे भाई मैंने अभी बताया कि संप्रभुता शब्द का मतलब ही है भारत के ऊपर अब किसी देश का कोई नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गया कि सर संप्रभुता शब्द जो है वही यह दर्शाता है कि भारत के ऊपर किसी अन्य देश का नियंत्रण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ाता है मेरे भाई। एकता और अखंडता इस किस बात को दर्शाता है। तो एकता और अखंडता का मतलब है कि देश का हर एक नागरिक एक साथ मिल करके रह रहा है, उसके अंदर भाईचारे की भावना है। तो ये क्या बताएगा, बंधुत्व को बढ़ाएगा ना, ये आपस में बंधुत्वता को लाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ऑप्शन में भी दिया है बंधुता, संप्रभुता, समता या न्याय। तो मेरे भाई जब सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहेगा जब और आपस में भाईचारा बना के रखेगा तो वहाँ पर बंधुता को बढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बंधुता
बढ़ेगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द सही क्रम में है। शब्द का सही क्रम बताना है कि प्रस्तावना के अंदर हम लोग जो शब्दों को देखें वो शब्द सही क्रम में है कि नहीं, ये बताना है। ये 4 ऑप्शन के माध्यम से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य। दूसरा ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तीसरा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य, संप्रभु। चौथा ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि ये जो शब्द यूज किया गया वो अपने एक निश्चित ऑर्डर में है, जैसा कि हमारे प्रस्तावना में है। तो मेरे भाई मेरे प्रस्तावना में लिखा गया है कि जो भारत है वो क्या है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है ना मेरे भाई, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य देश है हमारा भारत। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, देख रहे हैं ना क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अब देखें कि संप्रभुता भी हमारे प्रस्तावना में है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन साम्यवादी शब्द हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसलिए आपसे पूछा है कौन शब्द नहीं है, तो ये हुए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो कह रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि जो हमारा प्रस्तावना है वो यूएसए के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट, यूएसए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि संविधान के प्रस्तावना की कानूनी या वैधानिक प्रकृति क्या है। यानी ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो कानूनी रूप से परिवर्तनीय है या कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय है, यानी कि ये बातें हमसे पूछना चाह रहा है। मैंने ऑप्शन में दे रखा है कि यह परिवर्तनीय है, यह परिवर्तनीय नहीं है, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या नन ऑफ दीज। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है। कानूनी रूप से क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस निर्देशों का, ठीक है, निम्नलिखित में से किस निर्देशों का साधन माना जाता है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसको हम निर्देशों का साधन मानते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा चीज है जो निर्देशित करता है किसी काम को करने के लिए। प्रस्तावना हमें निर्देशित करता है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्देशित करते हैं या मौलिक अधिकार निर्देशित करते हैं या मौलिक कर्तव्य निर्देशित करते हैं। तो मेरे भाई जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो जो है वो राज्य के अंदर जिसका कानून होता है, यानी कि राज्य सरकार को निर्देशित करता है कि आप ये करें ये ना करें। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमारे निर्देशों का साधन होते हैं, वही निर्देश देते हैं राज्य के अंदर राज्य सरकार को काम करने के लिए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता या समाजवादी। तो मेरे भाई समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है।
ठीक है ना। इन चारों ऑप्शन में से समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम है। उल्लेखित शब्दों का सही क्रम है, यह बताना है। तो पहले नंबर पर मैंने रखा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता। ये शब्द जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है, इनका क्रम आपको बताना है कि क्या हमारे प्रस्तावना में ये इसी क्रम में है या ऐसा कोई और क्रम में है। मैंने ऑप्शन में 1 2 3 4 1 3 4 2 2 4 1 3 या 4 2 1 3 ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको प्रस्तावना में पढ़ाया था, तो उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता ये शब्द इसी क्रम में आए हुए थे, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। एक बार मैं आपको फिर से उसको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नहीं सर ये शब्द ठीक वैसे ही है जैसे आपने यूज किया है। तो आप देख रहे हैं न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, फिर आपका क्या यार बंधुता। बंधुता में ही आपका क्या उसके पहले अखंडता शब्द है कि नहीं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता ये अपने ही क्रम में है जैसा मैंने आपके सामने यूज किया है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका। ठीक, तो आइए चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता ये क्रम से सही रखे गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो बोला गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। क्या हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो ये तो बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था मेरे भाई, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको लागू किया गया पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 से। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो बिल्कुल सही है सर। जो धर्मनिरपेक्ष है इसी को पंथ निरपेक्ष शब्द बोलकर हमारे संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला बोला जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, बिल्कुल किया गया था। मैंने अभी बार बार इस शब्द का जिक्र कर रहा हूं। अगला है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया है, तो ये भी सही है। ये जो शब्द है आपका कि आपको सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले, ये सभी के सभी रूस की क्रांति से लिया गया है। तो इस तरीके से मेरे 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना गलत कथन कौन सा है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि संप्रभु का मतलब क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा कि भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, तो आपको गलत शब्द निकालना है, यानी गलत कथन निकालना है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ये तो कथन सही है सर, पहला कथन सही है कि भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, यही है संप्रभु का मतलब। दूसरा है कि भारत किसी भी देश का उपनिवेश नहीं है, ये भी ठीक है। और भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है, ये भी सही है। कह रहा कि आंतरिक, भारत अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र यूएन, संयुक्त राष्ट्र का मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के रूल का पालन करने के लिए बाध्य है, ये बिल्कुल गलत है। भारत
वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो यूनाइटेड नेशन के किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुन सकता है लेकिन उसका पालन करे, ठीक ना, ये जरूरी नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो पालन करे या ना करे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, संप्रभु के मामले में गलत हो जाता है। और हमें गलत आंसर ही ढूंढना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। तो मेरे भाई मैंने आपको बता रखा कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है। आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा इसमें सही है। सरकार की नजर में सभी धर्म समान है, या अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व दिया गया है, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। ये सब बिल्कुल गलत है सर। बस ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही है कि सरकार की नजर में सभी धर्म एक समान है। ठीक, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है। सामाजिक समानता का अर्थ क्या है। अवसरों की कमी, समानता का अभाव, या समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई सामाजिक समानता का मतलब है समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान अवसर प्रदान करना। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि जो हमारा प्रस्तावना है वो यूएसए के प्रस्तावना से प्रेरित है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आंसर हमारा सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 क्या कर रहा है भारत, ठीक ना, संविधान की, भारत नहीं रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे भारतीय लिखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है, यानी कि आपको ये बताना जो प्रस्तावना है किस वाक्य से शुरू होता है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए दे रखा है, हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान में है प्रस्तावना की बातें कही गई है, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 लास्ट दिन संविधान जब बनकर तैयार हो गया था, उसके लास्ट दिन में इसको अपनाया गया है। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को, तो सर 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया है, लेकिन अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया पूर्ण रूप से, लेकिन इसको अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक, और मौलिक अधिकार को मेरे भाई, मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक ना, ये मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का ये मैग्ना कार्टा है और ये संविधान की आत्मा है। ठीक, इसी को संविधान की कुंजी भी कहते हैं प्रस्तावना को। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक ना, कहा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र की बातें कही जाती है वो संविधान के अंदर कहाँ झलकती है,
भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो ये आपको बताना मेरे भाई। तो भाग 3 में तो मौलिक अधिकार की बातें की गई है, तो मौलिक अधिकार में कहीं आपको लोकतंत्र दिखाई देता है क्या? प्रस्तावना में आपको लोकतंत्र का आदर्श दिखाई देता है? तो बिल्कुल सही सर, प्रस्तावना के अंदर हमें लोकतंत्र का आदर्श दिखाई देता है, क्योंकि उसमें बोला गया है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य राज्य है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो क्या राजनीतिक लोकतंत्र है, या वंशानुगत लोकतंत्र है, या लोकतांत्रिक राज्यतंत्र है, या लोकतांत्रिक गणतंत्र है? तो मेरे भाई आपने प्रस्तावना में अभी पढ़ा है, जो भारत है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से हम लोग आज प्रस्तावना के ऊपर कुल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे भाई। तो आज के लिए केवल इतना ही है आपके लिए। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहा होगा मेरे भाई कि क्वेश्चन किस तरीके का बनाया गया है, आपके सामने प्रस्तावना से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार का ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो आप सभी लोग इसे लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।